नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था करवा रहा हूं। भारत की राज्य व्यवस्था का आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, जो भाग नंबर 15 है भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाग नंबर 14 हमने इससे पहले कंप्लीट किया था। भाग नंबर 14 के अंदर हमने क्या देखा था? भाग नंबर 14 के अंदर अनुच्छेद से 308 से लेके कहाँ तक थे? 323 तक अनुच्छेद थे। ठीक है। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर संघ लोक सेवा आयोग और स्टेट पीसीएस के बारे में बताया गया था। क्या कुछ करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कौन कौन अध्यक्ष होता, कौन सदस्य होते हैं, उनके अध्यक्षों का कार्यकाल, योग्यता, सब कुछ 308 से लेके 323 तक दिया गया है। ठीक है। अगर आपको यूपीएससी से संबंधित या स्टेट पीसीएस से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप भाग नंबर 14 के दो वीडियो हैं, तो दोनों के दोनों वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आज हम बात करेंगे भाग नंबर 15 की। भाग नंबर 15 के अंदर अनुच्छेद आएंगे 324 से लेके 329 तक। भाग नंबर 15 संबंध किससे रखता है? तो भाग नंबर 15 संबंध रखता है भारतीय निर्वाचन आयोग से। भारतीय निर्वाचन आयोग, आज से 3 दिन पहले आपको मैंने 3 या 4 दिन पहले नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको एक वीडियो डाली थी, निर्वाचन आयोग अपना कार्य कैसे करता है, यानी चुनाव कैसे कैसे करवाए जाते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। वो सारे के सारे वीडियो, एक वीडियो के अंदर मैंने सारी डिटेल से बताया था, और गंगानगर राजस्थान के अंदर गंगानगर जिले का उदाहरण देके भी आपको अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है। आज 324 से शुरुआत करेंगे, 329 तक भाग नंबर 15 खत्म हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, आइए। भाग नंबर 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से 329 तक है। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ठीक है। क्या है? स्वायत्त, यानी स्वायत्त स्वतंत्र बॉडी है, बिल्कुल। है तो संवैधानिक बॉडी, लेकिन बिल्कुल स्वतंत्र है ये, बिल्कुल स्वतंत्र। जब आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जब चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, ठीक है, तो उस समय चुनाव आयोग का कोई भी मामला हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं ले जाया जाता, क्योंकि उसे जो भी फैसला करना होगा ना, तो वो खुद ही फैसला सुना देता है। ठीक है। मतलब अनलिमिटेड पावर दी जाती है उस बॉडीज को भी, आप निष्पक्ष चुनाव करवाओगे तभी तो लोकतंत्र सफल होगा हमारा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में किस किस के चुनाव करवाता है? एक तो संघ के, संघ के अंदर अभी कौन कौन आ जाएगा? संघ के अंदर एक नंबर पे आ जाएंगे राष्ट्रपति। कौन आ जाएगा? एक नंबर पे आ जाएंगे हमारे राष्ट्रपति। 2 नंबर की बात करेंगे तो 2 नंबर पे कौन आ जाएगा? 2 नंबर पे आ जाएंगे उपराष्ट्रपति। कौन आ जाएंगे? उपराष्ट्रपति। आपको समझाई हूँ मैं, दोनों के दोनों ही। अभी संघ के अंदर और बात करें तो और आ जाएंगे सांसद। सांसद दो होते हैं, मैंने आपको बताया था कौन कौन से। एक सांसद तो होंगे लोकसभा के और दूसरे होंगे राज्यसभा के। दोनों के दोनों सांसद होते हैं ना। ये चार आदमी संघ के अंदर होंगे। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का सांसद और राज्यसभा का सांसद। ठीक है। और राज्यों के अंदर चुनाव करवाएगा राज्य विधानमंडल का। अभी जो राजस्थान के अंदर 25 तारीख को चुनाव हुए हैं, ठीक है, तो उस दिन या 25 तारीख को चुनाव होंगे जो, तो उस दिन का कौन करवाएगा चुनाव? उस दिन का राज्य इसका केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाएगा। तो राज्य के अंदर चुनाव करवाएगा। राज्य के अंदर चुनाव के अंदर कौन कौन भाग लेगा? एक तो राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा विधान परिषद का चुनाव। यानी टोटल मिला के बात करें तो 6 व्यक्तियों के चुनाव करवाती है ये। एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद, और विधानसभा का एमएलए और विधान परिषद का एमएलए। समझ में आ गई इतनी बात? अभी आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। निर्वाचन आयोग में मूलतः एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। यानी जब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तब मूलतः एक उसका अध्यक्ष ही होता था, जिसको क्या बोला जाता था? चुनाव आयुक्त बोला जाता था। लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। अभी 3 सदस्यीय बना दिया गया, तो आपको सभी को पता होगा भी, एक होगा जो इसके अंदर वर्तमान के अंदर अध्यक्ष होगा, और दो क्या होंगे? 2 सदस्य होंगे। इसके क्या होंगे? दो सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष है तो दो इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक है। अभी आपको याद रखना है, लेकिन जब गठन किया गया था तब एक चुनाव आयुक्त होता था। ठीक है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, यानी जो ये अध्यक्ष होगा ना वो किस रैंक का अधिकारी होगा, वो आईएएस रैंकिंग का अधिकारी होगा। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ये सर्विस कौन सी सेवा के अंतर्गत आती है, अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया था ना मैंने आपको, तो उसके अंतर्गत ये सेवा आती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे सीधा सीधा सा क्वेश्चन 3-4 बनेंगे इस स्लाइड के अंदर। सबसे पहले जब चुनाव आयोग का गठन हुआ था तब कितने सदस्य थे? तो केवल एक ही सदस्य हुआ करता था, चुनाव आयुक्त। उसके बाद में वर्तमान के अंदर कितने हैं? 3 है। ठीक है। वो जो आईएएस रैंक का अधिकारी, जो सॉरी इसका अध्यक्ष होगा वो किस रैंक का अधिकारी होगा? आईएएस रैंक का अधिकारी होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से एक जो पहले हो तक होता है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के अंदर क्या अंतर होता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समक्ष दर्जा प्राप्त होता है। किसके समक्ष दर्जा प्राप्त होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर, और समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। अच्छा, जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको वेतन कितना दिया जाता है? जितना वेतन भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कितना दिया जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है वर्तमान के अंदर 2,80,000 रुपए दिए जाते हैं उसको। कितने दिए जाते हैं? 2,80,000 रुपए। ठीक है। ये तो था भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में बिल्कुल बेसिक सी जानकारी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 324 के अंदर। 324 के अंदर क्या दे रखा है? निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली के रखरखाव तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निर्वाचनों की संचालन की शक्तियां और कार्यों का उपबंध है। मैंने आपको बताया था भी जब चुनाव करवाएगा तो इसके पास में अनलिमिटेड पावर होगी, अनलिमिटेड शक्तियां होगी। अगर इसने इसका सही से उपयोग आज तक तो करता ही आया है, आगे भी उम्मीद है करता आएगा। ठीक है। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन किस किस के करवाता है? लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का, ठीक है, का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार का क्या मैटर है, ये मैं आगे इसकी बिल्कुल परिभाषा लेके आया हूँ, आगे आपको बताऊंगा। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु इस संबंध में विधि द्वारा यथा निर्धारित तिथि को 18 वर्ष से कम न हो और जो अन्यथा अयोग्य घोषित न किया हो, ऐसे किसी भी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर हो तो वो क्या कर सकता है? वो मतदान कर सकता है। क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। बस आपको इतना याद रखना है। निर्वाचन आयोग बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। लोकसभा का चुनाव करवाता है, राज्य की विधानसभाओं का चुनाव करवाता है। ठीक है। इसके बाद में क्या है? 18 वर्ष से ऊपर क्या कर किया जाता है? 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक नागरिक को चुनाव करने का या वोट डालने का अधिकार देता है। 325, किसी भी विशेष सूची में किसी भी व्यक्तिगत धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर, ये मैंने आपको करवाया था। ये कहाँ करवाया था? आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। ये चारों के चारों नाम आए थे, धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर दावा करने के योग्य नहीं होगा। यानी किसी को भी चुनाव डालने या मतदान डालने के अंदर, जब भी मतदान डाला जाएगा तो किसी का न तो धर्म देखा जाएगा, न किसी की नस्ल देखी जाएगी, न किसी की जाति देखी जाएगी, और न ही देखा जाएगा वो स्त्री है या पुरुष है। वो कुछ नहीं देखा जाएगा। हम भारत के नागरिक हैं, सभी एक समान है। यानी किसी भी सदन या किसी भी राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य सूची होगी, और किसी भी व्यक्ति का धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग या किसी के आधार पर कोई आधार भी होगा, किसी भी विशेष जानकारी में शामिल होने की मांग नहीं की जा सकती। यानी हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव करेंगे तो हम मुजरिम साबित होंगे, और अगर चुनावों के अंदर भेदभाव किया तो आपको मैं बता दूं फिर सजा कौन देगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी। सीधे किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा सजा दी जाती है। और निर्वाचन आयोग एक बार सजा दे दे फिर कम से कम 20 साल तक। समझ में आ गई ना बात? इसीलिए हमेशा ईमानदार रहें, देश के प्रति वफादार रहें, बस इसी में ही भलाई होती है। ठीक है। धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर कभी भी चुनावों के अंदर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसे चुनावों के अंदर मतलब कि
मतदान करने का भी अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, लेकिन आप उसका उसके बीच में न धर्म लेके आओगे, न मूल वंश लेके आओगे, न जाति लेके आओगे और न उसका लिंग लेके आओगे। ठीक है। ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 326, लोकसभा एवं राज्यों के विधान सभाओं में चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अभी मताधिकार वयस्क मताधिकार जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, वयस्क मताधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका मतलब यह है कि देश में एक व्यक्ति एक वोट की नीति है, यानी एक व्यक्ति एक कैंडिडेट को एक ही बार में वोट डाल सकता है। अभी जैसे उदाहरण के लिए एमएलए के चुनाव है राजस्थान के अंदर, ठीक है, तो कोई भी आप व्यक्ति ले लो, कोई भी व्यक्ति आप ले सकते हो, जैसे जग्गी नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, जग्गी नाम का कोई व्यक्ति है, तो इसने किसी भी पार्टी को वोट देना है, ठीक है, जैसे इसने कांग्रेस को वोट देना है, ठीक है, कांग्रेस को वोट देगा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार वोट देगा। ठीक है, एमएलए के चुनाव के अंदर बात कर रहा हूं मैं, अपने क्षेत्र के अंदर, जैसे अभी इसका क्षेत्र अनूपगढ़ विधानसभा है, तो अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर ये सिर्फ एक ही बार वोट देगा। कितनी बार वोट देगा? एक ही बार वोट देगा, और एक ही कैंडिडेट को दे सकता है। ऐसा नहीं है भी कांग्रेस को भी डाल दिया, आम आदमी को भी डाल दिया और बीजेपी को डाल दिया, निर्दलीय को भी डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति एक ही बार में चुनाव कर सकता है और एक ही व्यक्ति को कर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोला जाता है। ठीक है, और सभी जिलों के समान महत्व समान होगा। इसमें जाति, लिंग, धर्म, भाषा या सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें किसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा? जाति के आधार पर नहीं भेदभाव किया जाएगा, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं देखी जाएगी उसकी। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है? और 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा। कितने साल से? ये पहले आयु 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान के अंदर कितनी चल रही है? 18 वर्ष वर्तमान के अंदर आयु चल रही है। हमारे देश में लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं में प्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था है। प्रत्यक्ष मतदान दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतदान उसे बोला जाता है जिसे सीधे जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। जनता चुनाव, अभी एमएलए का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है राजस्थान के अंदर। किसका चुनाव है? विधानसभा का। तो विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ही है ना, क्योंकि सीधे जनता भाग लेगी। और अगर राजस्थान के अंदर, वैसे तो विधान परिषद नहीं है, लेकिन जिस राज्य में विधान परिषद हो, क्या हो? विधान परिषद हो, तो विधान परिषद का चुनाव होता है, वो क्या होता है? वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लेकिन विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सेम सिस्टम केंद्र के अंदर होता है। जो लोकसभा होगी उसका प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, जो राज्यसभा होगी उसका अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इनका चुनाव करते हैं। सीधे जनता भाग लेगी चुनाव के अंदर तो वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। जनता द्वारा चुने गए कैंडिडेट भाग लेंगे उस चुनाव के अंदर तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। ठीक है, राज्य के विधान परिषदों के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं। आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है? एक व्यक्ति एक वोट की नीति वयस्क मताधिकार कहलाती है। एक व्यक्ति एक ही बार के अंदर, एक चुनावों के अंदर एक ही व्यक्ति को वोट दे सकता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 327 विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। यानी चुनाव से संबंधित कोई भी कानून बनेगा तो वो देश के अंदर विधायिका के द्वारा संसद बना सकती है। कानून के द्वारा कौन बना सकती है? संसद कानून बना सकती है। यह संसद को भारत में विभिन्न विधायी निकायों के चुनाव से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। किससे संबंधित? विभिन्न विधायी निकायों के चुनाव से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। इसमें भारतीय संसद के दोनों सदनों के चुनाव के साथ साथ अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी शामिल है। भारतीय संसद के दोनों सदन, मैंने आपको बताया था संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा दूसरा राज्यसभा। दोनों तो सदन हो गए, दोनों सदनों के साथ साथ क्या है? दोनों सदनों के साथ साथ किया जाता है। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है। चुनाव के साथ साथ अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी इसके अंदर क्या होंगे? शामिल होंगे। यानी जो संसद है लोकसभा और राज्यसभा के लिए क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, और राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी कानून बना सकती है। आगे अनुच्छेद नंबर 328,
किसी राज्य के विधानमंडल को उनके किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। 328 किसको शक्ति देता है? राज्य को विधानमंडल के लिए कानून बना सकता है। राज्य किसके लिए कानून बना सकता है? विधानमंडल के लिए। विधानमंडल के दो सदन होंगे, कौन कौन से होंगे? एक तो होगा विधानसभा, कौन सा सदन होगा? विधानसभा। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा विधान परिषद। दूसरा सदन कौन सा होगा? दूसरा सदन होगा विधान परिषद। ठीक है। सेम सिस्टम था 327 के अंदर जो शक्ति देता था, 327 के अंदर शक्ति कौन देता था? संसद को शक्ति दी गई थी। किसके बारे में? लोकसभा राज्यसभा प्लस राज्यों के विधानसभाओं के बारे में। ठीक है। तो 328 शक्ति देता है राज्य को विधानमंडल से संबंधित कानून बनाने में, और 327 देता है संसद को लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में कानून बनाने के लिए। 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन का प्रावधान है। यानी निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला होगा तो उसके अंदर देश का चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये बात 329 के अंदर बताई गई है। ठीक है। यहां तक था हमारा भाग नंबर कौन सा था? अब ये भाग नंबर 15 हमारा दी एंड होता है। ठीक है। आगे मैंने आपको बताया था भाग नंबर 15 के अंदर 324 से लेके 329 तक अनुच्छेद थे जो आपको मैंने करवा दिए। ठीक है। आगे हम भाग नंबर 16 करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप रोज निरंतर क्लास के साथ जुड़े हो, निरंतर आप इस पॉलिटिकल का अध्ययन कर रहे हो, भारत की राज व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हो और आपको क्लासें अच्छी लग रही है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। करेंगे हम भाग नंबर 16 के अंदर क्या दे रखा है उसके बारे में चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।